यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सबसे पहले तो आप सभी के लिए जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज की क्लास में हम गायनेकोलॉजी और मिडवाइफरी के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो जिनका भी अपकमिंग टाइम में यूपीपीएससी स्टाफ नर्स और नॉर्सेट के लिए एग्ज़ाम है, वो लोग अपनी तैयारी ज़ोरों तोरों से रखें, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है और दोनों में प्री और मेंस दोनों तरीके के एग्ज़ाम होने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक मेडिकल एंड नर्सेस सबका शॉर्ट्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे आपको एनिमेटेड और ग्राफिक्स के थ्रू कुछ नए नए जो वीडियो अपडेट किए जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के अलावा आपके नॉलेज पर्पज़ से भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वहाँ पर आपको ओनली शॉर्ट टॉपिक में वीडियो मिलेंगे, 5-10 मिनट में भी 2 मिनट के भी, जिसमें आपको कोई भी छोटा सा टॉपिक है जो लिया जाएगा। और बहुत ही जल्दी जो मेडिकल एंड नर्सेस सबका शॉर्ट्स चैनल है, यहाँ पे तो आपकी क्लासेस चलती हैं। साथ ही साथ आपको जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, हम कह सकते हैं कि ए से जेड तक, नर्सिंग के ए से जेड तक जितने भी टर्म्स हैं, मेडिकल कंडीशंस हैं, वो सब आपको 1-2 मिनट में वहाँ पे समझाई जाएंगी। डेली आपको 5 से 10 वीडियो तक हैं अपडेट किए जाएंगे, जो कि आपको पूरे हम ये कह सकते हैं इलस्ट्रेशन फॉर्म में रहेंगे, या फिर एनिमेटेड रहेंगे, या फिर ग्राफिक्स के थ्रू समझाए जाएंगे। उसमें आपको थ्योरी ज़्यादा ऐड नहीं की जाएगी, ओनली एक्सप्लेन की जाएंगी चीज़ों, पूरा विजुअल रहेगा। आज की क्लास में हम गायनेकोलॉजी और मिडवाइफरी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो अभी रिसेंट में हाल फिलहाल में जिनका भी राजस्थान जीएनएम के लिए पेपर था, एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन कर दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइए, राज्य स्वास्थ्य जो राजस्थान की वेबसाइट, वहाँ पे आपको डेट पता चल जाएगी। जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा 2024 में। सीधा 3 महीने है जो एग्ज़ाम डिले कर दिया है। अभी मे भी इसी मंथ होना था, बट अभी पोस्टपोन हो गया है। तो यहाँ पर आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको ये रहा, कलेक्शन ऑफ म्यूकस इन द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड। फैलोपियन ट्यूब में यदि म्यूकस कलेक्ट हो जाए तो क्या टर्म यूज होगा? साल्पिंजाइटिस, हाइड्रोसेल्पिंग्स, फैलोट्यूबाइटिस या फिर हाइड्रोफेलो। क्या टर्म आप यूज़ करेंगे यदि फैलोपियन ट्यूब, और जो फैलोपियन ट्यूब कह सकते हैं आप, यूटेराइन ट्यूब कह सकते हैं, उसमें यदि क्या हो जाए, म्यूकस कलेक्ट हो जाए, तब क्या टर्म यूज़ करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन में आपको साल्पिंजाइटिस। साल्पिंजाइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन इन द फैलोपियन ट्यूब। क्या है? इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन इन द फैलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पर इसमें बात की गई है म्यूकस कलेक्शन की। किसकी? म्यूकस कलेक्शन की। तो वो क्या होगा? वो कहलाएगा हाइड्रोसेल्पिंग्स। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और यहाँ पर म्यूकस कलेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर म्यूकस के लिए भी वाटर डिस्क्राइब किया गया है। तो जो टर्म यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा? हाइड्रोसेल्पिंग्स। जहाँ पर भी हाइड्रो वर्ड जुड़ जाए, मतलब कुछ ना कुछ भरा हुआ है, पानी है। और यहाँ पर जो फैलोट्यूबाइटिस है और हाइड्रोफेलो है, ये यहाँ पे इसका आंसर नहीं होगा। जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? हाइड्रोसेल्पिंग्स। एग्जाम में आपको इन्फेक्शन पूछे, यदि यहाँ पे आपको इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन कहें, तब कहेंगे साल्पिंजाइटिस हो। यदि कुछ वाटर फिल्डअप हो गया है और म्यूकस भर गया है, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर? हाइड्रोसेल्पिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज की क्लास में हम बेसिक क्वेश्चन ही पढ़ेंगे गायनिक के, जो आपको एग्जाम में आते हैं, और ये कंडीशन क्यों होती हैं ये भी आप ध्यान से सुने। सेकंड शॉर्ट्स चैनल है, जितनी भी मैं क्लासेस रोज़ लेती हूँ, जिनका आपको एज एन थ्योरी बेस्ड है, जो पढ़ना चाहते हैं, या फिर जो भी लोग थ्योरी के अलावा जो भी लोग नॉलेज पर्पस से ये चीज़ें देखना चाहते हैं, तो वो भी सेकंड शॉर्ट्स चैनल पे जा सकते हैं। सेम नाम से है, बट उसमें शॉर्ट्स वीडियो है। वो वीडियो मैं यहाँ पे भी आपको अपडेट कर सकती थी, बट यहाँ पर जो हमारी जनता जुड़ी हुई है वो ओनली नर्सिंग फील्ड की है। लेकिन जो सेकंड शॉर्ट्स चैनल है वो हर एक के लिए अवेलेबल है। हर एक का मतलब आप कोई से भी मेडिकल से रिलेट करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, नॉलेज पर्पज से देखना चाहते हैं। तो ओवरी का इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन क्या कहलाएगा? ऊफोराइटिस, हाइड्रोसील, साल्पिंजाइटिस या फिर ऊफेरेक्टोमी। क्या टर्म यूज़ होगा? तो साल्पिंजाइटिस तो आपने अभी पढ़ लिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोसील। क्या है? हाइड्रोसील।
हाइड्रोसील का मतलब है कि जो स्क्रोटम में टेस्टिस होते हैं, क्या है, स्क्रोटम में टेस्टिस होते हैं, क्या है, मेल गोनेट्स हैं। यहाँ पर इस स्क्रोटम में टेस्टिकल के चारों तरफ जो स्क्रोटम है उसमें क्या होना, स्वेलिंग दिखाई देना या फिर स्वेलिंग होना, वो टर्म कहलाता है क्या, हाइड्रोसील। यहाँ पे आप कह भी सकते हैं कि जो, या फिर आप यहाँ पे स्वेलिंग भी कह सकते हो, और यहाँ पर हाइड्रोसील में वाटर भी, क्या है, वाटर और जो फ्लूइड है वो क्या हो जाए, फिल्ड अप हो जाए, वो क्या है, हाइड्रोसील। साल्पिंजाइटिस का मतलब है फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन होना। ऊपरेक्टोमी का मतलब है ओवरी को ही कट करके अलग करना। ऊफोराइटिस का मतलब होता है क्या, ओवरी में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। और ऊफोराइटिसी यहाँ पर आपको एग्जाम में या तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं या फिर साल्पिंजाइटिस पूछ सकते हैं, ऊफोराइटिस पूछ सकते हैं। इस तरीके के टर्म्स हैं जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी इंक्लूड। प्यूबर्टी में जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, या फिर कौन से हैं, ये भी मान सकते हैं। ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर, मेंस्ट्रुएशन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। प्यूबर्टी एज कब कंसीडर की जाती है, एडोलेसेंट एज है जो प्यूबर्टी एज है यहाँ पर, तो उसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी होगा, प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर भी आएंगे, मेंस्ट्रुएशन आना भी स्टार्ट होते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑल ऑफ दी अबव। थैलार्ची कहें, एक होता है मेनार्ची, एक होता है थैलार्ची, दो टर्म एग्जाम में आते हैं। थैलार्ची का मतलब क्या है यहाँ पर, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, क्या है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पर यदि मेनार्ची कहें, एग्जाम में दोनों टर्म आते हैं, मतलब क्या है यहाँ पर, पीरियड्स का स्टार्ट होना या फिर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना। तो यहाँ पर दोनों टर्म आपको एग्जाम में आ सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना, मेनार्ची। थैलार्ची का मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, इसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये सभी चेंजेस देखने को मिलेंगे प्यूबर्टी एज में, तो आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन इज द, इन अ फीमेल एज ऑफ मेनार्ची इज, फीमेल में मेनार्ची की एज क्या है, मेनार्ची का मतलब है फर्स्ट पीरियड्स आना। तो एज क्या है, 10 ईयर, 13 ईयर, 16 ईयर या फिर 20 ईयर। तो मेनार्ची की जो एज है वो होती है कितना, 13 साल, कितनी, 13 ईयर। यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेट एज की बात की जा रही है, कितना, 13 साल। नेक्स्ट वन इज द सोर्स ऑफ HCG इज द, तो HCG एक ऐसा हार्मोन है जो ओनली प्रेगनेंसी में ही रिलीज होता है, क्या है, HCG प्रेगनेंसी में ही रिलीज होता है। अब यहाँ पर इसको कौन रिलीज करेगा, कौन इसका सोर्स है जो इसको रिलीज करे, एंगेंस लेयर, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट या फिर कोरियन। पहली चीज HCG को रिलीज करता है कौन, प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा की कौन सी सेल करेंगी, तो वो करती हैं सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल्स, कौन सी, सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल, जो कि HCG को रिलीज करती हैं। और यही HCG जब दो पिंक लाइन आती है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो घर पे किया जाता है, दैट मीन्स आप प्रेग्नेंट हैं, कंफर्म करेगा। यूरिन में, ब्लड में भी ये रहेगा, ब्लड में और आपके जो पीरियड्स है धीमे से होते हैं, इवन 1-2 दिन में ही आपके ब्लड में डिटेक्ट हो जाएगा, यूरिन में डिटेक्ट होगा। और इसी के कारण यदि यही HCG है जो ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, ज़्यादा बन रहा है, सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल्स बनाती हैं, तो प्रेगनेंसी में जो नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन होती है वो भी इसी हार्मोन के कारण डेवलप होती है। किसके कारण, इसी हार्मोन के कारण कंडीशन डेवलप होती है, कौन सी, नोजिया वॉमिटिंग, जिसको कहा जाता है प्रेगनेंसी में हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, क्या है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। नेक्स्ट इज द, which hormone plays an important role in significant proliferation of fat around the breast। तो ब्रेस्ट के चारों तरफ, किसी के ब्रेस्ट की साइज छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। अब इसका भी रीज़न है, जो एक हार्मोन है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि जो फैट है ब्रेस्ट के चारों तरफ वो ज़्यादा रहे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन को कहा जाता है मेल हार्मोन, मेल सेक्स, जो मेल में जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है, जो यहाँ पर मेन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, वो है टेस्टोस्टेरोन। फीमेल का है वो क्या है, वो एस्ट्रोजन।
अब कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है फैट के लिए, जो ब्रेस्ट के चारों तरफ फैट है उसके लिए, तो वो हार्मोन यहाँ पर कौन सा है, वो एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा? एस्ट्रोजन हार्मोन। यही एस्ट्रोजन हार्मोन जब मेनोपॉज की कंडीशन होती है, मेनोपॉज का मतलब परमानेंटली पीरियड्स आना बंद होते हैं, तब ये क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। इसके कारण मेनोपॉज में हार्मोन एक तरीके से हमें कहेंगे बिल्कुल बंद हो जाता है। तब जो मेनोपॉजल वुमेन होती है उनको होती है ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन। कौन सी? ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन होती है। तो कैल्शियम के अलावा उनको एस्ट्रोजन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी दी जाती है। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको बेसिक क्वेश्चन है जो एस्ट्रोजन से एग्जाम में आ सकते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिफोर द एज ऑफ 10 ईयर इज टर्म्ड एज। तो जनरली अभी हमने पढ़ा कि 13 साल में पीरियड्स आते हैं। किसमें? 13 साल में पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं। लेकिन जब ये पीरियड्स 10 साल की एज में ही आ जाएं, 10 साल की एज में आ जाएं, तो इसको क्या टर्म है जो यूज़ किया जाएगा? पोस्ट कॉसियस, प्री कॉसियस एमनोरिया या फिर डिस्मेनोरिया। जब ये 16 साल के बाद आते हैं तब आप कहेंगे पोस्ट कॉसियस, लेकिन 10 साल के पहले ही आ जाएं तो कहलाते हैं प्री कॉसियस। क्या है? प्री कॉसियस। नेक्स्ट वन इज एंडोक्राइनोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग मेनोपॉज इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो मेनोपॉजल वुमेन में एंडोक्राइनोलॉजिकल मतलब जो हार्मोनल चेंज है, यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि जो हार्मोनल चेंजेस हैं देखने को मिलेंगे, लेकिन किसी एक को छोड़कर। फॉल इन सीरम एस्टेरॉइडल लेवल, फॉल इन FSH लेवल, इंक्रीज इन LH लेवल, इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजन। तो एंडोक्राइनोलॉजिकल चेंजेस का मतलब है कि हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलना है। किसमें? मेनोपॉज में। अब यहाँ पर सभी चेंजेस देखने को मिलेंगे किसी एक को छोड़कर। मान लीजिए किसी लेडीज़ के 50 ईयर की एज में पीरियड्स आना बंद हो गए, तो वो मेनोपॉज स्टेट में चली गई। अब यहाँ पर उसमें कौन कौन से हार्मोन का लेवल बदलेगा? पहला होगा सीरम एस्ट्रॉइडल लेवल डाउन हो जाएगा। FSH का लेवल क्या होगा? ये बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं, बढ़ेगा। इसी के कारण जो फ्लस्ड हॉट फ्लश है, बहुत ज़्यादा पसीना आना, थकावट होने लगेगा। LH लेवल भी बढ़ेगा। इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजन, तो यहाँ पर सब कुछ का लेवल डिस्टर्ब होगा, लेकिन मेनोपॉजल वुमेन में जो नहीं होगा वो होगा FSH लेवल। इसका लेवल हमेशा बढ़ता है। इसी का लेवल यदि डिस्टर्ब होता है तो इवन पीरियड्स आना स्टॉप हो जाती है, यदि मीनार्सी चल रही है तो यहाँ पर इसका लेवल क्या होगा? बढ़ेगा, ना कि घटेगा। नेक्स्ट वन इज आफ्टर मेनोपॉज इंक्रीज्ड फेशियल हेयर ग्रोथ अकर्स ड्यू टू। तो मेनोपॉजल वुमेन में फेशियल हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है। एक्चुअल में जिनको थायराइड प्रॉब्लम है या कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, PCOD की कंडीशन है, तो उनको भी फेशियल हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर कौन सा हार्मोन है जो फेशियल हेयर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? FSH लेवल का लेवल डाउन होना, LH लेवल बढ़ना, डिक्रीज एस्ट्रोजन एंड्रोजन रेशियो या फिर डिक्रीज एंड्रोजन लेवल। किसका जो हार्मोन है, कौन सा हार्मोन ये काम करेगा? फेस पे जो लड़कों के जैसे दाढ़ी मूछे टाइप की आने लगना, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो एस्ट्रोजन एंड्रोजन का रेशियो है वो क्या होना? तालमेल प्रॉपर ना बैठ पाना। तो उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? डिक्रीज एस्ट्रोजन एंड्रोजन रेशियो। नेक्स्ट वन इज द आफ्टर प्यूबर्टी। After puberty, obese patient have less chances of occurrence of osteoporosis because of। puberty के बाद जो मोटे लोग हैं उनमें osteoporosis होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? Fallen FSH level, fallen LH level, conversion of more androgen into estrogen, conversion of more estrogen into androgen। प्यूबर्टी के बाद आफ्टर प्यूबर्टी ओबीस पेशेंट, प्यूबर्टी मतलब पीरियड्स आना स्टार्ट होने के बाद जो मोटे लोग हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो एंड्रोजन है और एस्ट्रोजन है, मोर एंड्रोजन कन्वर्ट होगा किसमें? एस्ट्रोजन में। यही एक मेन रीजन होगा किसका? उनमें ऑस्टियोपोरोसिस कम होगा एज कम्पेयर टू अदर के। आफ्टर प्यूबर्टी ओबीस पेशेंट हैव लेस चांस ऑफ अकरेंस,
मतलब पीरियड्स आने के बाद जो हेल्दी पर्सन है उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि जो एंड्रोजन है वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होगा ज़्यादा, इसलिए। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय डिलेड मेनोपॉज। तो यदि डिलेड मेनोपॉज के लिए क्या टर्म यूज़ किया जाएगा, तो मेनोपॉज का मतलब है कि पीरियड्स का परमानेंटली स्टॉप होना। क्या टर्म यूज होगा, व्हेन मेनोपॉज डज नॉट अकर बियॉन्ड 45 ईयर ऑफ एज, व्हेन मेनोपॉज डज नॉट अकर बियॉन्ड 40 ईयर ऑफ एज, या फिर 50 साल या फिर 55 साल। डिले का मतलब है लेट होना। जनरली 50 और 55 ईयर तक पीरियड्स आना स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन किसी किसी में नहीं होते हैं, तो उसका रीज़न यहाँ पर है डिले मेनोपॉज। वो कितनी उम्र है, तो वो 55 साल से ज़्यादा। किसी लेडीज़ की 55 साल से ज़्यादा उम्र हो जाना लेकिन उनके पीरियड्स उस टाइम तक भी आना, तो क्या कहलाएगा, डिले मेनोपॉज। अर्ली का मतलब कहेंगे कि बिफोर 45 के पहले ही हो जाए। नेक्स्ट इज आफ्टर मेनोपॉज अ वुमेन बिकम मोर प्रोन टू डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज। मेनोपॉज के बाद कोई भी फीमेल है जो मोर प्रोन मतलब ज़्यादा है, जो रिस्की रहेगा उसको ऑस्टियोपोरोसिस होना। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल कम है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है, LH का लेवल घट गया है या फिर FSH का लेवल घट गया है। तो स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल घट जाएगा। तो यहाँ पर भी वही मेन रीज़न होगा कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसका लेवल घट जाना एक मेन रीज़न है। ऑस्टियोपोरोसिस में आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से हार्मोन को रिप्लेस किया जाता है, तो वो दी जाती है एस्ट्रोजन हार्मोन की थेरेपी। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू असेस द जेस्टेशन एज ऑफ द फीटस। फीटस की जेस्टेशन एज पता करने के लिए सबसे सही इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, बायपैराइटल डायमीटर, लेंथ ऑफ फीमर, क्राउन टू रम्प लेंथ या फिर चेस्ट डायमीटर। किससे चेक करेंगे, आपकी जो जेस्टेशन है, मतलब जेस्टेशन का मतलब कितने वीक का फीटस है। मान लीजिए कोई लेडी है अपना LMP भूल गई है, तो आप कैसे चेक करेंगे या फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितने वीक का जेस्टेशनल पीरियड है, फिर कितने वीक की प्रेगनेंसी है। तो ये पता होगा जब सोनोग्राफी की जाती है, तो क्राउन टू रम्प लेंथ में, किसमें, क्राउन टू रम्प लेंथ में। यहाँ पर टॉप ऑफ द हेड जिसको आप क्राउन कहेंगे, सिर, बॉटम ऑफ द बटक्स, तो यहाँ पर चेक की जाएगी और वो लेंथ क्या कहलाती है, क्राउन टू रम्प लेंथ। इसके थ्रू चेक किया जाएगा कि जो जेस्टेशनल एज है मतलब कितने वीक की प्रेगनेंसी का फीटस है। कुछ केसेस में फीमेल को क्या हो जाता है, वो अपने पीरियड्स है जो भूल जाती हैं। पीरियड्स भूलना मतलब LMP उनका कब का था, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब रहा है, वो डेट यदि इनकेस भूल जाती हैं तो यहाँ पर ही हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन इज इन अ पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन विच इज प्रिंसिपल हार्मोन यूज्ड इन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है उनमें कौन सा हार्मोन है जो एज अ प्रिंसिपल हार्मोन के तौर पर रिप्लेस किया जाएगा। ऑप्शन में है यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, FSH या फिर LH। तो कौन सा हार्मोन है जो यहाँ पर रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा, वो होगा एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि एज एन रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस। तो सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट सबको पता है, क्या होगा, क्लेमाइडिया, ट्रैकोमेटिस, ट्रिप्नोमा पैलिडियम, पॉक्स या फिर हीमोफ्लस डिक्री। तो यहाँ पर जो कॉजेटिव एजेंट होगा किसके लिए, सिफिलिस के लिए, वो होगा ट्रिप्नोमा पैलिडियम। कौन सा, ट्रिप्नोमा पैलिडियम। नेक्स्ट इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ कैनक्रॉइड। यहाँ पर ये देखिए सभी आपको दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज है, ऑप्शन सेम है लेकिन आंसर अलग होगा। सिफिलिस का क्या है, ट्रिप्नोमा पैलिडियम। अब कहा है कि कैनक्रॉइड का क्या है, क्लेमाइडिया, ट्रैकोमेटिस, ट्रिप्नोमा पैलिडियम, पॉक्स वायरस या फिर हीमोप्लस डिक्री। तो जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है कैंक्रॉइड का पॉजिटिव एजेंट क्या है, हीमोफ्लस डिक्री। एग्जाम में आया हुआ है, MPCHO के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कैंक्रॉइड। और जो क्वेश्चन है यहाँ पर यूपी में भी आया, मैं आपको इसलिए भी बताते जाती हूँ ताकि आपको लगे कि ये एग्जाम में आए भी हैं या नहीं। तो यहाँ पर जो कैंक्रॉइड है, इसमें कुछ लीजन्स फॉर्म होते हैं जो कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर
ये जो होगा किसके कारण होगा, ये होगा हीमोप्लस ड्यूक्राई के कारण। नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ प्राइमरी डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया का मतलब डिस वर्ड जुड़ जाए, दैट मीन्स क्या है, कुछ प्रॉब्लमेटिक है। डिसअरिथमिया, डिस्मेनोरिया, डिस्पेजिया, डिस्प्लासिया, तो यहाँ पर कुछ डिस वर्ड जुड़ जाए तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम। डिस्मेनोरिया का मतलब है पेनफुल क्रैम्प के साथ पीरियड्स का आना। तो यहाँ पर इसके लिए कौन सा कॉज रिस्पॉन्सिबल नहीं है प्राइमरी डिस्मेनोरिया के लिए? नैरोइंग ऑफ द सर्वाइकल कैनाल, यूटेराइन हाइपोप्लासिया, इंक्रीज्ड वैसोप्रेसन रिलीज, डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। दो तरीके का डिस्मेनोरिया होता है, कितना? दो तरीके का, टाइप 1 और टाइप 2। जो टाइप 1 और टाइप 2 है, तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में क्या होगा? प्राइमरी में क्या होगा, जब आपके पीरियड्स आना शुरू में ही स्टार्ट होते हैं तब ये आपको प्रॉब्लमेटिक होंगे। लेकिन सेकेंडरी में क्या होगा कि आपको नॉर्मल शुरुआत में कुछ नहीं होगा, लेकिन बाद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहेंगी, पेन होगा, क्रैम्प आएंगे, तो वो सब सेकेंडरी में जाएंगे, मतलब बाद में होंगे, प्राइमरी में पहले। तो जो प्राइमरी का कॉज नहीं है वो क्या होगा? डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या है? डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। ये जैसे जैसे एज बढ़ेगी तब आपको ये प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, प्राइमरी डिस्मेनोरिया इज मेनली फाउंड इन। प्राइमरी डिस्मेनोरिया किस में देखने को मिलेगा? एडोलेसेंट गर्ल्स में, प्रेग्नेंट वुमेन में, फीमेल अबव 35 ईयर, फीमेल अबव 45 ईयर्स। तो प्राइमरी मतलब जो शुरुआत से ही रहे हैं वो देखने को मिलते हैं एडोलेसेंट गर्ल्स में। जो शुरुआती टाइम पर जब पीरियड्स आते हैं, किसी किसी को बहुत ज़्यादा पेन होते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, कुछ केसेस में इवन हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत भी पड़ जाती है, ज़्यादा पेन होता है तब। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में जो मतलब ज़्यादातर देखने को मिलेगा, जो कम या फिर शुरुआत में जो पीरियड्स आना होते हैं तब। क्या है? शुरुआत में जो पीरियड्स आना होंगे तब, तो वो कौन सी होंगी? वो ग्रुप होगा एडोलेसेंट एज ग्रुप का। अब प्रेग्नेंट वुमेन को तो डिस्मेनोरिया होगा नहीं, क्योंकि उनके पीरियड्स ऑलरेडी स्टॉप रहते हैं प्रेगनेंसी में। आफ्टर 35 होगा सेकेंडरी। कौन सा? सेकेंडरी। नेक्स्ट इज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ साइक्लिक ब्लीडिंग एट नॉर्मल इंटरवल इज टर्म्ड एज। तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ साइक्लिक ब्लीडिंग, जो नॉर्मल 28 दिन में पीरियड्स आते हैं उतने में ही आ रहे हैं, लेकिन जो ब्लीडिंग है बहुत ज़्यादा होती है एक्सेसिव अमाउंट में, तो क्या कहलाएगा? मेनोरेजिया, एपीमेनोरिया, मेट्रोरेजिया, फिर डिस्मेनोरिया। क्या कहलाएगा? जिसमें साइक्लिक ब्लीडिंग मतलब नॉर्मल पीरियड्स जो 28 दिन में आते हैं, 30 दिन में आते हैं, वो 5 या 6 दिन के ही आ रहे हैं, लेकिन उसमें जो ब्लीडिंग है बहुत ज़्यादा हो रही है, वो कहलाएगा क्या? मेनोरेजिया। क्या है? मेनोरेजिया। मेट्रोरेजिया का मतलब होगा महीने में 2 बार तक पीरियड्स का आना। यहाँ पर जो साइकिल है वो डिस्टर्ब रहेगी, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो मेनोरेजिया। नेक्स्ट इज साइक्लिक ब्लीडिंग इन विच ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रिड्यूस्ड टू 21 डेज और लेस, इट इज टर्म्ड एज। अभी देखिए यहाँ पर, यदि आपके पीरियड्स साइक्लिक ब्लीडिंग है जो 21 दिनों में, आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 21 दिनों में या फिर उससे और कम दिनों में आ जाए, तो क्या कहलाएगा? मेनोरेजिया, एपीमेनोरिया, मेट्रोरेजिया, फिर डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया का मतलब तो हमने पढ़ा पेनफुल पीरियड्स का आना। मेनोरेजिया का मतलब पढ़ा कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, जो नॉर्मल साइकिल है उसमें। ये कहलाएगा क्या? एपीमेनोरिया। एपी का मतलब कम, ध्यान दीजिए, एपी का मतलब होता है हमेशा कम, और 21 दिन और इससे कम दिनों में यदि पीरियड्स आते हैं तो ये कहलाएगा एपीमेनोरिया। क्या है? एपीमेनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्हेन द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज वेरी लेस एंड लास्ट फॉर लेस देन 2 days, इट इज टर्म्ड एज। तो जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है क्या है? बहुत कम या फिर 2 दिनों के अंदर ही ख़त्म हो जाती है, तो क्या जनरली जो 5 दिन का पीरियड्स रखा जाता है, 5-7 दिन का, लेकिन यहाँ पर 2 दिन में ही यदि बंद हो जाए पीरियड्स, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, तो क्या ओलिगोमेनोरिया, एमनोरिया, हाइपोमेनोरिया या फिर डिस्मेनोरिया। ओलिगो का मतलब बहुत कम ब्लीडिंग होना, बहुत कम ब्लीडिंग होना पीरियड्स में। एमनोरिया का मतलब तो स्टॉप ही होना। फिर आता है डिस्मेनोरिया पेनफुल,
हाइपोमेनोरिया मतलब जो 2 दिन के बस पीरियड्स आना, तो क्या है वो हाइपोमेनोरिया। एब्सिस, तो ऐसी सिचुएशन कि जब आप हेमेटोमेसिस भी और एब्डोमिनल पेन है तो डॉक्टर कुछ असेसमेंट करेगा इनमें से। तो सबसे पहले क्या पूछेगा कि कोई प्रीवियस हिस्ट्री तो आपकी नहीं रही है किसी डिजीज़ को लेके, तो क्या होगा पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट वन इज प्रोमिनेंट प्रोट्रूजन ऑफ द स्टर्नम इज नोन एज, तो प्रोमिनेंट प्रोट्रूजन ऑफ स्टर्नम क्या कहलाएगा, पेक्टस एक्सविक्सन, पेक्टस कैरिनेटम या फिर फ्लेयल चेस्ट या फिर बैरल चेस्ट। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फ्लेयल चेस्ट, इसको फ्लोटिंग चेस्ट भी कह सकते हैं हम, पेक्टस कैरिनेटम और पेक्टस एवाक्यूएशन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, होगा बी पेक्टस कैरिनेटम। इस तरीके से चेस्ट क्या होगी, बाहर की तरफ देखने को मिलेगी। और जो यहाँ पर पेक्टस एक्सकावेटम है, ऐसी कंडीशन है ब्रेस्ट बोन क्या होगी, सनकैन होगी हिज और हर चेस्ट में। लेकिन यदि बाहर की तरफ देखने को मिले प्रोट्रूड्यूस मिलेगी तो क्या पेक्टस कैरिनेटम। नेक्स्ट वन इज इन ऑर्डर टू प्रमोट सर्फेक्टेंट रिलीज द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो यदि आपको क्या करना है, सर्फेक्टेंट रिलीज को प्रमोट करना है, तो जो इंस्ट्रक्टर और नर्स पेशेंट को आप कैसे बताएंगे, कफिंग एक्सरसाइज से, डीप ब्रीथिंग से, डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग या फिर पर्स्ड लिप ब्रीदिंग से। तो ऐसे केस में आप पेशेंट को कैसे आपको इंस्ट्रक्ट करना है सर्फेक्टेंट रिलीज को प्रमोट करने के लिए, तो कैसे कहेंगे, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, क्योंकि सर्फेक्टेंट क्या करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सर्फेक्टेंट रिलीज करने के लिए आप क्या कहेंगे पेशेंट को करने के लिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन फेशियल फ्रैक्चर। तो जो फ्रैक्चर फेस पर होते हैं उनमें से कॉमन फ्रैक्चर कौन सा है, नेजल बोन फ्रैक्चर, फ्रंटल बोन फ्रैक्चर, मैक्सिलरी बोन फ्रैक्चर या मैंडिबुलर बोन फ्रैक्चर। तो यहाँ पर कॉमन फ्रैक्चर पूछा है फेसियल, फेस पर तो सबसे कॉमनली देखने को मिलता है नाक की हड्डी टूटना, नेजल बोन फ्रैक्चर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिसेंट इनिशिएटिव अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। तो क्वेश्चन अभी जो यूपी स्टाफ नर्स हुआ था यूपी में, उसमें आया था कि कौन सा साइन है जो कौन सा इनिशिएटिव है जो नेशनल हेल्थ मिशन ने रिसेंट में लिया था। सबसे पहले लिया था राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, क्रिएशन ऑफ आशा, विलेज हेल्थ एंड सैनिटरी कमेटी, जननी सुरक्षा योजना। तो सबसे पहले जो रिसेंट में इनिशिएटिव लिया गया था वो कौन सा था, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेक्शन क्राइटेरिया फॉर आशा वर्कर। तो यदि कोई एज आशा वर्कर के तौर पर काम करना चाहती है तो एक सिलेक्टेड क्राइटेरिया क्या होगा, ऑप्शन में है वुमेन एज्ड 25 to 35 ईयर्स, residing in a rural area with education up to 12th standard, a woman leader from the local panchayat, resident of village, a woman in the age group 25 से 45 साल, educated up to 8th class। तो बिल्कुल परफेक्ट मैच होगी कि वुमेन कहाँ की रहने वाली हो, उसी गांव की रहने वाली हो, एज 20 से 45 साल होना चाहिए और एटलीस्ट 10वीं तक पढ़ी लिखी होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिकमेंडेड ऑफ द मुदलियार कमेटी। तो मुदलियार कमेटी का रिकमेंडेशन किसने दिया था, ऑप्शन में सेटिंग अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन 75 बेड हॉस्पिटल, मेकिंग चेंज इन मेडिकल एजुकेशन, डीलिंकिंग द मलेरिया प्रोग्राम एक्टिविटीज, स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विथ स्पेशलिस्ट सर्विसेज। यहाँ पर क्या है, मुदलियार कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी वो थी स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विथ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज टू सीवियर एज अ सेंट्रल बेस ऑफ रीजनल स्पेस। ऐसा बनाना है जो कि सेंट्रल हॉस्पिटल में केयर मिलेगी वो यहाँ पर आपको स्टेट लेवल पे भी मिल सकती है। और किसके अकॉर्डिंग था, मुदलियार जी के। ड्रैक्यूनोक्लोसिस इज अ वेक्टर बॉर्न पैरासाइट डिसीज, इट इज ऑल्सो नोन एज। तो यहाँ पर ड्रैक्यूनोक्लियासिस जो डिसीज है इसका दूसरा नाम क्या है, पैरासाइटिक डिसीज है, ग्वेना वर्म, विप वॉर्म, हुक वॉर्म या फिर एस्केरियासिस। तो ये इस टाइप की डिसीज है जो वेक्टर बॉर्न डिसीज है, पैरासाइटिक है। कौन सी, तो ग्वेना वॉर्म डिसीज, कौन सी, ग्वेना वॉर्म इन्फेस्टेशन और ग्वेना वॉर्म डिसीज। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्रोफाइलैक्सिस यूज्ड इन HIV एड्स, प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट ऑफ
चाइल्ड ट्रांसमिशन। PPCTC एग्जाम में लोगो आता है, मदर फादरों के बीच में एक बेबी रहेगा, उस टाइप का लोगो होता है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत है जो HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन को ड्यूरिंग लेबर क्या दे सकते हैं, इससे बच्चे को हम प्रिवेंट कर सकते हैं एड्स होने से। मल्टी ड्रग्स, ARV नीडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम, ब्लड सेफ्टी इंटरवेंशन या फिर CD4 टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग। तो ये सबको पता है मदर से बेबी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होती है इसके होने की, HIV एड्स के होने की। कौन सी मेडिसिन से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जिडोविडिनोन से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएट स्टेप्स शुड बी टेकन इन केस ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड डिग्री माल न्यूट्रिशन। इजी क्वेश्चन है, यदि बच्चा सेकेंड एंड थर्ड डिग्री माल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड है, कौन सा इमीडिएट मैनेजमेंट होगा। प्रोवाइड न्यूट्रिशनल एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन टू केयर गिवर, प्रोवाइड सप्लीमेंटल एजुकेशन, रिकमेंडेड इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन या फिर रिकमेंडेड पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो ऐसे केस में बच्चा क्या सीवियरली माल नरिश्ड सेकेंड थर्ड डिग्री, तो ऐसे केस में आप उसको थेराप्यूटिक फूड दे के क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा रिकमेंडेड प्रोवाइड द सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन, इसको हम थेराप्यूटिक फूड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एट व्हाट पॉइंट इन द टाइम इज द पॉपुलेशन असिस्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्रूड बर्थ रेट इज। क्रूड बर्थ रेट है जो पॉपुलेशन में कब असिस्ट की जाती है, 31 दिसंबर को, 1 जनवरी, 1 जुलाई या फिर 30 जून को। तो यहाँ पर हमेशा ही क्रूड बर्थ रेट असिस्ट कब की जाती है, 1 जुलाई को। कब की जाती है इंडिया में, 1 जुलाई को। नेक्स्ट वन इज द सेकेंड स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक साइकिल इज। तो टोटल 4 स्टेज होती हैं, तो डेमोग्राफिक साइकिल में जो सेकेंड स्टेज है वो क्या, अर्ली एक्सपेंडिंग, हाई एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग या फिर लो स्टेशनरी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर होगा कि डेमोग्राफिक साइकिल में सेकेंड स्टेज पर क्या आएगा, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। कौन सी स्टेज होगी, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। नेक्स्ट है यहाँ पर डिस्ट्रेस डेवलप्ड इन अ चाइल्ड रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ फिल्म हर फ्रॉम फैमिली एंड फैमिली सराउंडिंग ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन इज। ईजी क्वेश्चन है कि बच्चे को किस चीज़ का डर रहेगा कि उसको उसके पेरेंट्स से या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से दूर किया जाएगा हॉस्पिटलाइज करने के चक्कर में। फियर एंजाइटी, स्ट्रेंजर एंजाइटी या फिर सेपरेशन ऑफ एंजाइटी। तो बच्चे को यदि अपने पेरेंट्स से दूर रख के हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो बच्चे में क्या देखने को मिलेगा आपको, सेपरेशन एंजाइटी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर टू कंसिडर व्हाइल डिसाइडिंग ऑन द नीड टू अप्लाई रिस्ट्रेंट्स ऑन अ चाइल्ड। यहाँ पर कौन सा फैक्टर आप कंसीडर नहीं करेंगे जब बच्चे को आप रिस्ट्रेंट दे रहे हो तब। एज ऑफ द चाइल्ड, सेक्स ऑफ द चाइल्ड, डेवलपमेंटल लेवल ऑफ द चाइल्ड, थ्रेट टू अदर्स एंड द चाइल्ड। तो यहाँ पर ऐसे केस में जब बच्चे को आप रिस्ट्रेंट दे रहे हैं तो बच्चे को तो आपको समझाना ही, साथ में पेरेंट्स को भी समझाना इजी नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, दे रहे हैं, मोबिलाइज करना है। तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे, सेक्स ऑफ द चाइल्ड मैटर नहीं करेगा, बाकी बच्चे की एज, डेवलपमेंटल लेवल और बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है, किस तरीके से हैंडल करना है, वो चीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन सेक्स ऑफ द चाइल्ड यहाँ पर क्या करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स इन न्यूबॉर्न। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स इन न्यूबॉर्न का मतलब है जैसे ही आप जिस और पार्ट को टच करेंगे वो पूरा हिलन डुलन लगेगा। तो यहाँ पर प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स कौन सा है, मोरो, असिमेट्रिक, टॉनिक नेक, पैरासूट या फिर वेबिन्स्की रिफ्लेक्स। तो जो रिफ्लेक्स इसको हम प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स ऑफ न्यूबॉर्न कहते हैं वो कौन सा है, मोरो रिफ्लेक्स। नेक्स्ट वन इज इन इंडिया निमोनिया कॉमन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन न्यूबॉर्न कॉज्ड बाय द फॉलोइंग बैक्टीरिया एक्सेप्ट। न्यूबॉर्न बेबी में निमोनिया सबसे हो सकता है किसी एक को छोड़कर, इकोलाई ऑरियस निमोनिया या फिर ट्यूबरक्लोसिस। तो न्यूबॉर्न बेबी को इकोलाई ऑरियस निमोनिया इन सबसे हो सकता है, लेकिन एम ट्यूबरक्लोसिस से है जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज द कॉमनेस्ट नोजोकॉमियल इन्फेक्शन इन पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। ये देखिए यहाँ पर PICU में मोस्ट कॉमन नोजोकॉमियल का मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहाँ से होगा, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होगा, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होगा, UTI होगा, फिर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होगा। पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में नोजोकॉमियल और
कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन डेवलप होगा वो होगा ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन BSI। नेक्स्ट इज द करेंट पीडियाट्रिक बेसिक लाइफ सपोर्ट गाइडलाइंस डिफाइन अ चाइल्ड एज एज ऑफ। तो यहाँ पर PALS के अकॉर्डिंग पीडियाट्रिक बेसिक लाइफ सपोर्ट के अकॉर्डिंग बच्चे की एज है जो कब तक कंसीडर की जाएगी PALS के लिए 0 to 12 months, 1 to 3 years, 6 to 12 year और फिर 1 year until puberty। तो बच्चे की एज है जो एज अ चाइल्ड डिफाइन किया जाएगा PALS के अकॉर्डिंग। वो क्या होगा एज 1 year until the puberty। नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ डिसीज इज ऑल्सो नोन एज। छठवीं डिसीज कौन सी कहलाती है? रूबेला, रूबियोला, रूसेोला इन्फेंटम या फिर इथिमा इन्फेक्शियस। तो सिक्स्थ डिसीज है क्या है यहाँ पर? सिक्स्थ डिसीज किसको कहा गया है? रूजियोला इन्फेंटम। क्या होगा यहाँ पर? रूजियोला इन्फेंटम के लिए क्या कहा गया है? सिक्स्थ डिसीज है जो कहा गया है रूजियोला, और जो कि एक वायरल इन्फेक्शन जनरली बच्चों में फीवर और रैसेस के साथ होगा। सिक्स्थ डिसीज किसको कहा गया है? रूजियोला इन्फेंटम। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लड डिसऑर्डर इन विच ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड विथ वैलिन इन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे क्वेश्चन नंबर 50 का कि कौन सा ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें क्या किया जाएगा? जो ग्लूटामिक एसिड है उसको रिप्लेस किया जाएगा वैलेनिन से हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में। फैनकोनी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, फिर बॉन विल्बर्ट डिसीज। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय। और डेली आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिए क्योंकि आपको फ्री क्लासेस रहेंगी। सभी जो PDF लेना चाहते हैं तो मेडिकल एंड नर्सेस आपकी ऐप पर जाकर ले सकते हैं और अदरवाइज़ आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। MTP एक्ट में अभी तक 20 वीक की प्रेगनेंसी रखी गई थी अवॉइड करने के लिए, टर्मिनेट के लिए। फिर अमेंडमेंट एक्ट आया तो उसमें कुछ डॉक्टर्स की परमिशन से आप क्या कर सकते हैं? अबॉर्शन करवा सकते हैं यदि बेबी को कोई दिक्कत है तो। फिर अभी थर्ड टाइम सुप्रीम कोर्ट ने एक अनाउंसमेंट की है कि इवन 24 वीक की प्रेगनेंसी यदि जो प्रेग्नेंट वुमेन है अनमैरिड है तो 24 वीक की प्रेगनेंसी में डॉक्टर की परमिशन से अबॉर्शन करवा सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा की 2 मेम्ब्रेन होती है, एक होती है कोरियन, दूसरी होती है एमनियन। तो यहाँ पर प्लेसेंटा की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कौन सी है? तो वो है क्या? कोरियन। क्या होगी? कोरियन। इनर मोस्ट पूछे तो एमनियन, आउटर मोस्ट पूछे तो कोरियन। नेक्स्ट वन इज विच ड्रग इज एडवाइज टू बी गिवन आफ्टर पेंटावेलेंट वैक्सीनेशन। तो बच्चों में जब 6, 10 एंड 14 वीक्स में जो पेंटावेलेंट वैक्सीन लगता है, कब? 6, 10 एंड 14 वीक्स में जो पेंटावेलेंट वैक्सीन लगता है तो उसमें फीवर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कौन सी मेडिकेशन दे सकते हैं? कैल्शियम सिरप, पैरासीटामोल, आयरन या फिर डाइज़ेपाम। पेंटावेलेंट वैक्सीन के बाद बच्चों को जो फीवर आता है उसके लिए हम कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं? पैरासीटामोल। एवरी 6 आवर में एटलीस्ट 24 आवर तक आपको बच्चे को देखना है, इससे ज़्यादा कभी भी फीवर नहीं रहता है। तो हर 6 घंटे में आप SOS यदि ज़रूरत हो तो पिला सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द चेंजेस दैट अकर्स ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर इन द फीटस आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में कब? आफ्टर द 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद, मतलब कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में फीटस के सभी चेंजेस देखने को मिलेंगे किसी एक को छोड़कर। फीटल हार्ट साउंड कैन बी हियर्ड विद द स्टेथोस्कोप। तो बिल्कुल पॉसिबल है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। स्केलेटल इज कैल्सिफाइड, तो ये भी सही है। आइज रिमेन क्लोज्ड एंड बॉडी ग्रोथ एक्सेलरेट्स, तो ये भी सही है। लास्ट आता है लाइटनिंग। लाइटनिंग देखने को मिलेगी आपको आफ्टर 36 वीक की प्रेगनेंसी के बाद। इसको वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। लाइटनिंग कब देखने को मिलती है? थर्ड ट्राइमेस्टर में, ना कि सेकेंड में। नेक्स्ट वन इज A woman's serum and urine will test positive for SCG in all of the following condition except। तो यहाँ पर SCG टेस्ट है जो यूरिन और सीरम यदि आपने करवाया है तो SCG सभी में आएगा, पॉजिटिव होगा किसी एक को छोड़कर। प्रेगनेंसी में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, वेसिकुलर मोल में या फिर पोस्ट हिस्टेरेक्टोमी में। तो आपको यहाँ पर जो SCG हार्मोन है ये जनरली प्रेगनेंसी में ही देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ रेयर केस में
जैसे कि वेसिकुलर मोल हो गया, फिर हाइड्रेटिफॉर्म मोल हो गया, तो इसमें भी एससीजी हार्मोन का लेवल ज़्यादा रिलीज करता है। तो यहाँ पर भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी और नॉर्मल प्रेगनेंसी में तो देखने को मिलेगा ही। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? पोस्ट हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी का मतलब है रिमूवल ऑफ यूट्रस। यूट्रस रिमूव करने के बाद एससीजी हार्मोन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन इज ट्रांसमिशन ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज टू द अनबॉर्न चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कोई भी एंटीबॉडी या फिर कोई भी चीज़ जो क्या हो, अनबॉर्न बेबी में माँ से प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा? एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी या फिर हर्ड इम्यूनिटी। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन होता है यदि मैटरनल एंटीबॉडी का अनबॉर्न चाइल्ड में, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू जो भी चीज़ें बच्चे को मिल रही हैं वो किस में आएंगी? पैसिव में। और इम्यूनिटी कौन सी हो गई यहाँ पर? पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन इज एज पर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया द मिनिमम एज ऑफ गर्ल्स फॉर मैरिजेज। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग भारत में गर्ल्स की मैरिज एज कितनी है? 15 साल, 18 साल, 21 साल या फिर 19 साल। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो कि 2000 में आई थी, ईयर 2000 में आई थी, इसके अकॉर्डिंग तो गर्ल्स की मिनिमम एज शादी के लिए कितनी है? 18 ईयर्स। बॉयज़ की 21 और गर्ल्स की 18 ईयर्स। नेक्स्ट वन इज द नॉर्मल क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट इन मेल्स। तो मेल में पूछा है यहाँ पर कि नॉर्मल क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 45XY, 46XX, 46XY या फिर 46YY। तो यहाँ पर XX क्रोमोसोम होते हैं फीमेल में, XY होते हैं यहाँ पर मेल में। तो यहाँ पर मेल में पूछते हैं यदि क्रोमोसोम, तो जो कॉम्प्लीमेंट क्रोमोसोम होंगे वो कितने होंगे? 46XY। यहाँ पर पेयर में पूछे तो 23 पेयर्स, जिसमें से XY क्या हो जाएंगे? यहाँ पर XY या फिर XX क्या हो जाएंगे? ये कहलाएंगे यहाँ पर जेंडर के अकॉर्डिंग। XY है तो मेल के हैं ये क्रोमोसोम, और XX है तो फीमेल के। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 46। नेक्स्ट वन इज द हार्मोन इन्वॉल्व इन द फंक्शनिंग ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए कौन से हार्मोन हैं जो हेल्पफुल होंगे? FSH ऑक्सीटोसिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH टेस्टोस्टेरोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन या फिर टेस्टोस्टेरोन, फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन तो क्या हो गया? मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन हो गया। फिर यहाँ पर FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दोनों भी ज़रूरत पड़ती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? FSH टेस्टोस्टेरोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द हार्मोन दैट डू नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। तो कौन से हार्मोन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते हैं? थायरोक्सिन एंड स्टेरॉइड्स, इंसुलिन एंड थायरोक्सिन, इंसुलिन स्टेरॉइड्स या फिर पैराथार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। तो प्लेसेंटा को जो हार्मोन क्रॉस नहीं कर सकते वो है यहाँ पर पैराथार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। क्या है? पैराथार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। सेंटीमीटर डायलेट होगी। ऑप्शन में 0 to 3 सेंटीमीटर, 4 to 7 सेंटीमीटर, 7 to 10 सेंटीमीटर, लेस देन 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कहा है कि लेटेंट फेज में, तो अब यहाँ पर लेटेंट फेज की बात हो रही है और सर्विक्स टोटल कितनी डायलेट होती है? 10 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की 3 स्टेज होगी, तो यहाँ पर लेटेंट फेज का पूछा है, तो जो कि फर्स्ट फेज रहेगी उसमें कितना सर्विक्स डायलेट होगा? 0 to 3 सेंटीमीटर। कितना? 0 to 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको लेटेंट फेज की जगह एक्टिव फेज पूछ सकते हैं, ट्रांजिशन फेज पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि लेबर की स्टेज, और यहाँ पर पहले हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था कि लेटेंट फेज में सर्विक्स कितनी डायलेट होगी? 0 to 3 सेंटीमीटर। इतनी 0 to 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर यदि आपको एग्जाम में आता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का मतलब क्या है? फ्रॉम ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन टू फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स।
यहाँ पर ट्रू लेबर पेन का मतलब होगा कि जो लेबर पेन आप चाहे लेट लें, बैठ जाएं, उठ जाएं, बट वो कम नहीं होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, ट्रू लेबर पेन। तो यहाँ पर ट्रू लेबर पेन के साथ साथ सर्विक्स का डायलेटेशन देखने को मिलेगा, जो कि सर्विक्स टोटल फुली 10 सेंटीमीटर डायलेट होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को अच्छे और स्ट्रॉन्ग लाने के लिए जो मेडिकेशन दी जाती है वो क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एग्जाम में आपको आता है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की 3 फेज हैं, लेटेंट, एक्टिव एंड ट्रांजिशन। तो फर्स्ट स्टेज का मतलब क्या है कि सर्विक्स ट्रू लेबर पेन हो रहे हैं, साथ ही साथ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं और सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाती है। लेकिन इसको भी 3 फेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है लेटेंट फेज, जिसमें जो कॉन्ट्रैक्शन आएंगे माइल्ड आएंगे, शॉर्ट होंगे, कम टाइम के लिए होंगे, जिसमें सर्विक्स 0 to 3 सेंटीमीटर तक है जो डायलेट होगी और इसका जो आवर है, ड्यूरेशन है, कितना होगा, 6 to 8 आवर तक। फिर आती है एक्टिव फेज, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन मॉडरेट से स्ट्रॉन्ग आएंगे, पहले माइल्ड रहेंगे जो कि कितना रहेगी, 6 से 8 घंटे तक चलेगी। लेकिन जो मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होंगे, कौन सी फेज है, एक्टिव फेज है, जिसमें सर्विक्स 4 to 7 सेंटीमीटर डायलेट होगी। नली पैरा दैट मीन्स फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो 4.5 घंटे, और जो मल्टी पैरा है उनमें 2.5 आवर है जो टाइम लगेगा। फिर आती है ट्रांजिशन फेज, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, फ्रिक्वेंसी बहुत फास्ट रहेगी इसमें, सर्विक्स 7 से 10 सेंटीमीटर जो कि फुली डायलेटेशन है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज की बात हो, लॉजी एग्जाम में आएगी, आपकी क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द नॉर्मल FHR बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन। क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि जो फीटल हार्ट रेट है, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं उस टाइम पर फीटल हार्ट रेट है जो कितनी होगी, 110 से 160 बीट पर मिनट, 160 से 170 बीट पर मिनट, मोर देन 160 बीट पर मिनट, या फिर लेस देन 120 पर मिनट। होगी फीटल हार्ट रेट होगी बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन, यदि आपको पूछते हैं। जनरली कितनी होती है, 120 to 160, कितनी होती है, 120 to 160 नॉर्मल FHR होगी। लेकिन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन पूछेंगे तो कितनी होगी, थोड़ा है जो इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के जाते हैं हम तो क्या होगा, 110 से 160 बीट पर मिनट। कितनी होगी, 110 से 160 बीट पर मिनट कॉन्ट्रैक्शन में FHR होगी है, यदि आपको एग्जाम में आता है। और यदि नॉर्मल FHR पूछें तो कितनी होती है, 120 से 160 बीट पर मिनट। और टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया, ये फीटल की बात हो रही है यहाँ पर, जो न्यूबॉर्न बेबी हैं उनमें यदि बात करें हम, या फिर जो फीटल हैं उनमें बात करें तो हम फीटल ड्यूरेशन में जो टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया कंसीडर करेंगे। तो जब फीटल हार्ट रेट मोर देन 160 बीट पर मिनट जाएगी, दैट मीन्स क्या है, टैकीकार्डिया, और लेस देन 110 बीट पर मिनट जाएगी, 110 से कम जाएगी FHR, तो ब्रेडिकार्डिया। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया आ सकते हैं आपको, स्पेशली फीटल में। नेक्स्ट है यहाँ पर, और यदि यही एडल्ट में पूछे तो एडल्ट में टैकीकार्डिया कब कहेंगे हम, जब मोर देन 100 बीट पर मिनट हो पल्स, और ब्रेडी का मतलब होगा लेस देन 60 बीट पर मिनट। बट यदि फीटल ड्यूरेशन में पूछें तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट वन इज सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर शुड कंसिडर्ड। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को कंसीडर कब किया जाता है, तो फर्स्ट स्टेज में हमने देखा कि सर्विक्स डायलेट होती है। ऑप्शन है यहाँ पर फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू बर्थ ऑफ द बेबी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टू डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, फ्रॉम बर्थ ऑफ बेबी टू डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, फ्रॉम एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा टू अंटिल 2 आवर ऑफ बर्थ। तो अब यहाँ पर आपकी चारों स्टेज क्लियर हो जाएंगी इस क्वेश्चन से। तो सेकेंड स्टेज हम कब कंसीडर करेंगे, तो फर्स्ट में तो क्या हुआ, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आए, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने से लेके सर्विक्स डायलेट होने तक की जो पूरा टाइम है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेज में आ जाएगा। अब जब सर्विक्स फुली डायलेट हो गई है तो बेबी एक्सपेल्ड आउट होगा। तो फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से लेके बर्थ ऑफ द बेबी की जो स्टेज है वो क्या कहलाएगी, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। क्या होगी, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। फिर यहाँ पर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की बात करें तो बेबी एक्सपल्सन से लेके प्लेसेंटा एक्सपल्सन तक, प्लेसेंटा की डिलीवरी तक का जो ड्यूरेशन होगा वो कहलाएगा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। और फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर का मतलब होगा कि प्लेसेंटा एक्सपेल आउट होने से लेके 2 आवर तक जो हम ऑब्जर्व करेंगे लेडी को, बच्चे को, वो फेज क्या कहलाएगी, ऑब्जर्वेशनरी फेज और फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर।
तो यहाँ पर चारों स्टेज, इन चारों ऑप्शन से आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज क्या है, सर्वाइकल डायलेटेशन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने से लेके ट्रू लेबर पेन से लेके सर्विक्स डायलेट तक फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज है फुल डायलेटेशन से लेके बेबी के एक्सपल्सन तक की स्टेज, और बेबी एक्सपल्सन स्टेज किसको कहा जाता है, सेकंड स्टेज को। सर्वाइकल डायलेटेशन स्टेज कहलाती है फर्स्ट स्टेज। थर्ड स्टेज को कहा जाता है, जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, इसको कहा जाता है प्लेसेंटल एक्सपल्सन स्टेज। फिर आती है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, तो इसमें प्लेसेंटा एक्सपेल आउट होने से लेके 2 घंटे तक का जो ड्यूरेशन है वो कहलाती है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट वन इज नॉर्मल लेबर इज द प्रोसेस बाय विच contraction of the gravid uterus expels the fetus and the other product of conception। अब नॉर्मल लेबर के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, यूटोकिया। क्या कहेंगे, यूटोकिया। तो ये नॉर्मल लेबर जो प्रोसेस है, इसमें ग्रेविड यूट्रस कितने वीक का फीटल कॉन्सेप्शन है जो एक्सपेल करेगी। ऑप्शन में है बिटवीन 37 एंड 42 वीक्स फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, बिफोर 37 वीक्स जेस्टेशन, आफ्टर 42 वीक्स जेस्टेशन, या फिर आफ्टर 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। तो यहाँ पर नॉर्मल लेबर पूछा है, तो नॉर्मल लेबर का मतलब होगा जब ग्रेविड यूट्रस कितना हो, 37 वीक से लेके 37 वीक या फिर 42 वीक, आफ्टर 37 वीक के बाद है जो ड्यूरेशन किस में आएगा, टर्म प्रेगनेंसी में। और वही क्या कहलाएगी, नॉर्मल लेबर, जिसमें यूट्रस क्या करेगी, वेजाइना के थ्रू, जो नॉर्मल वेजाइना और सिजेरियन सेक्शन के थ्रू जो कॉन्सेप्सियस मटेरियल है वो बाहर आएगा। तो ग्रेविड यूट्रस में यहाँ पर जेस्टेशनल पीरियड पूछा है, तो कितना है, LMP से कैलकुलेट किया जाएगा, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे। LMP का फर्स्ट डे से लेके बिटवीन 37 और 42 वीक का ड्यूरेशन क्या कहलाएगा, नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर के लिए जो टर्म यूज़ किया जाए तो क्या है, यूटोकिया। डिस्टोकिया का मतलब होगा एबनॉर्मल लेबर, लेकिन यूटोकिया का मतलब होगा नॉर्मल लेबर। अब यहाँ पर ग्रेविड यूट्रस की बात की जा रही है, तो आपको ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है कि यदि नॉर्मल लेबर पूछा या फिर कंप्लीट जेस्टेशनल पीरियड पूछते हैं तो क्या है, नॉर्मल में 37 to 42 वीक्स। यदि आफ्टर 42 वीक के बाद डिलीवरी होती है तो हम इसको क्या कहेंगे, 42 वीक के बाद होगी या फिर की जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। और यदि यही बिफोर 37 हो जाए तो क्या कहेंगे, प्री टर्म डिलीवरी और प्री टर्म प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेज फर्स्ट ऑफ लेबर इंक्लूड्स विच फेज इन द करेक्ट ऑर्डर। तो हमने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के क्या पढ़े हैं, फेज पढ़ी हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में जो फेज है उनका आपको सीक्वेंस बताना है। ऑप्शन में है ट्रांजिशन, लेटेंट, एक्टिव, एक्टिव लेटेंट ट्रांजिशन, एक्टिव ट्रांजिशन लेटेंट, या फिर लेटेंट एक्टिव और ट्रांजिशन। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का जो करेक्ट फेज है, जो फेज है उसमें 3 फेज होती हैं। फर्स्ट होती है लेटेंट, जिसमें सर्विक्स 0 to 3 सेंटीमीटर डायलेट होगी। दूसरी होती है एक्टिव, जिसमें 4 to 7 सेंटीमीटर डायलेटेशन होगा। लास्ट होगी ट्रांजिशनल स्टेज, जिसमें 7 to 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन होगा। तो क्या है, तीनों फेज हो गई और इनका एक करेक्ट ऑर्डर आपको LT से भी याद रख सकते हैं। यदि आपको लेटेंट, एक्टिव, ट्रांजिशन याद नहीं होता है तो लात, हिंदी में बात करें तो लात, दैट मीन्स लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशन। नेक्स्ट वन इज योर लेबरिंग पेशेंट हैज ट्रांजिशन टू स्टेज सेकेंड ऑफ लेबर। व्हाट चेंजेस इन द पेरिनियम इंडिकेट द बर्थ ऑफ द बेबी इज इमिनेंट। तो यहाँ पर ट्रांजिशन फेज होती है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में, ट्रांजिशन फेज होती है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। तो पेशेंट का पेरिनियम एरिया है कि इंडिकेट करता है कि बेबी क्या है, इमिनेंट है। तो आप ऐसे में यहाँ पर आपको कौन से साइन देखने को मिलेंगे। ऑप्शन में है इंक्रीज इन मेकोनियम स्टैंड फ्लूइड एंड रेट्रैक्टिंग पेरिनियम एंड एनस विथ एन इंक्रीज ऑफ ब्लडी सो, रैपिड एंड इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन, वल्जिंग पेरिनियम एंड रेक्टम विथ एन इंक्रीज इन ब्लडी सो। तो यहाँ पर जो आपको ट्रांजिशनल फेज ऑफ स्टेज ऑफ लेबर में, सेकेंड फेज स्टेज ऑफ लेबर में जो साइन देखने को मिलेगा वो क्या होगा, वल्जिंग पेरिनियम एंड रेक्टम विथ एन इंक्रीज इन ब्लडी सो। तो क्या होगा, सेकेंड स्टेज का ट्रांजिशनल स्टेज फेज है उसमें आपको ये साइन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग स्टेज थर्ड ऑफ लेबर, दैट मीन्स थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, you note a gush of blood and that is the uterus changes shape from an oval shape to globular shape. This indicate,
तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में वेजाइना में और फुल गस ऑफ ब्लड देखने को मिल रहा है आपको। यूट्रस का शेप ओवल शेप से ग्लोबुलर शेप में हो रहा है, तो एक इसका इंडिकेशन है। ऑप्शन में पोस्टपार्टम हेमरेज, एमिनेंट डिलीवरी ऑफ द बेबी, साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, या फिर आंसर बी एंड सी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी एंड सी। तो यहाँ पर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में ब्लड गस ऑफ ब्लड वेजाइनल ब्लड देखने को मिलेगा। यूट्रस का चेंज शेप है जो वो चेंज होगा, ओवल से ग्लोबुलर शेप में हो रहा है, तो किसके साइन है? प्लेसेंटल सेपरेशन के। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की बात कही है तो इसमें क्या होता है? प्लेसेंटा सेपरेट होगा। नेक्स्ट वन इज, और यदि यहाँ पर आपको थर्ड स्टेज ऑफ लेबर भी ना कहा जाता, ओनली लेबर कहते हो, कहते गस ऑफ ब्लड देखने को मिल रहा है, यूट्रस का शेप चेंज हो रहा है, तब भी हम मार्क किसको करते? साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन को। नेक्स्ट वन इज, आफ्टर बर्थ वेयर डू यू एक्सपेक्ट टू असेस फंडल हाइट? तो आफ्टर बर्थ डिलीवरी के बाद जो आप फंडल हाइट कहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे? एट द एक्सिफॉइड प्रोसेस 5 सेंटीमीटर बिलो द अम्बलाइकस, 2 सेंटीमीटर अबव द प्यूबिस सिम्फाइसिस, या फिर एट और नियर द अम्बलाइकस। तो यहाँ पर फंडल हाइट आप कहाँ पर असेस करेंगे? आफ्टर बर्थ के 5 सेंटीमीटर बिलो द अम्बलाइकस। कहाँ पर? 5 सेंटीमीटर बिलो द अम्बलाइकस। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके लिए हर एक एग्जाम में आता है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को कंसीडर करेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द मदर हैज डिलीवर्ड द प्लेसेंटा, यू नोट दैट द शाइनी सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा वॉज डिलीवर्ड फर्स्ट। What delivery mechanism is this known as, and this is the maternal or baby surface of the placenta? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए, फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आपके लिए ऐड किया गया है। क्वेश्चन है कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या है? प्लेसेंटा डिलीवर हुआ है। अब प्लेसेंटा में आप क्या चीज़ें नोट करेंगे कि जो प्लेसेंटा का सरफेस है, शाइनी पार्ट है जो पहले डिलीवर हुआ है, तो यहाँ पर एक कौन सी मैकेनिज्म है और ये प्लेसेंटा की कौन सी सरफेस है? 2 सरफेस होती है, मैटरनल और बेबी की। तो मैटरनल है या फिर बेबी की सरफेस है? ऑप्शन में डनकन मैकेनिज्म और मैटरनल सरफेस, स्लड्ज मैकेनिज्म मैटरनल सरफेस, स्लड्ज मैकेनिज्म बेबी सरफेस, या फिर डनकन मैकेनिज्म बेबी सरफेस। तो यहाँ पर प्लेसेंटा एक्सपल्सन के लिए जनरली 2 मैकेनिज्म यूज होती है, डनकन और स्लड्ज। तो अब यहाँ पर जो मैकेनिज्म है, शाइनी सरफेस कब देखने को मिलेगी? जब फर्स्ट प्लेसेंटा का कौन सा है जो पार्ट डिलीवर हुआ है? बेबी वाला, करेक्ट, जब शाइनी है। यदि रफ सरफेस कहते तो मैटरनल होता। और यहाँ पर कहा है कि कौन सी मैकेनिज्म है, तो ये यहाँ पर स्लड्ज मैकेनिज्म। क्या है? स्लड्ज मैकेनिज्म। सो हियर इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्लड्ज मैकेनिज्म एंड बेबी सरफेस। अब यहाँ पर दोनों मैकेनिज्म हम देखेंगे। तो स्लड्ज मैकेनिज्म में क्या है? प्लेसेंटा है जो फर्स्ट बाहर आएगा, वो भी सेंट्रल एरिया से। क्या होगा? प्लेसेंटा पहले बाहर आएगा, कहाँ से? सेंट्रल एरिया से। और जो यहाँ पर जो बेबी सरफेस होगी प्लेसेंटा की, वो कैसी होगी? शाइनी होगी। जो डनकन मैकेनिज्म है, इसमें पेरिफेरल वे से क्या होगा? प्लेसेंटा बाहर आएगा, और यहाँ पर प्लेसेंटा के साथ साथ यहाँ पर ब्लड है जो यूट्राइन वॉल में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको यदि सरफेस की बात करें तो बेबी की जो सरफेस होगी प्लेसेंटा की, वो शाइनी होगी। मदर की कैसी होगी? यहाँ पर रफ टाइप की होगी। दोनों मैकेनिज्म प्लेसेंटल सेपरेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन आता है कि यदि प्लेसेंटा सेंट्रल एरिया से क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहा है, तो ये कौन सी मैकेनिज्म है? तो ये स्लड्ज मैकेनिज्म। और यदि प्लेसेंटा पेरिफेरल वे से सेपरेट होता है तो इसको कौन सी मैकेनिज्म कहेंगे हम? डनकन मैकेनिज्म। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा? तो यूरेथ्रा के इन्फ्लामेशन का मेन कॉज क्या होगा? ऑप्शन में क्राउप, बुर्साइटिस, ट्राइकोमोनास, या फिर लूपस। इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा का जो मेन कॉज है वो क्या है? वो है ट्राइकोमोनास। क्या है? ट्राइकोमोनास। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर? तो सर्वाइकल कैंसर का मेन रीजन क्या है? हाई फैट डाइट, अल्कोहल कंजप्शन, फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर द एज ऑफ 30, हैविंग सेक्स एट अर्ली मैरिज।
तो सर्वाइकल कैंसर का जो मेन रीज़न होता है वो होता है HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब यहाँ पर यदि वो आपको ऑप्शन में नहीं है तब आप किसको मार्क करेंगे? सेक्स एट अर्ली मैरिज। क्या है? सेक्स एट अर्ली मैरिज, जिसके कारण मोस्टली सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस रहेंगे। सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा स्मीयर कलेक्ट किया जाता है? तो वो पैप स्मीयर, अरे स्पेकुला यूज़ करके जो सैंपल कलेक्ट किया जाता है, किस टेस्ट के लिए? पैप स्मीयर के लिए। तो यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर का यदि रीज़न पूछा है, कॉज पूछा है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के, तो क्या है? हैविंग सेक्स एट अर्ली मैरिज, कम एज में शादी हो जाना और सेक्स करना। नेक्स्ट वन इज द एम्ब्रियो बिकम्स अ फीटस इन द बिगिनिंग ऑफ द विच वीक। तो एम्ब्रियो है जो फीटस बनेगा तो किस वीक से बनना स्टार्ट होगा? 4th, 7th, 8th या फिर 9th। तो कंसीव करने से लेके जो 9th वीक तक का टाइम है वो क्या कहलाता है? एम्ब्रियो पीरियड या फिर एम्ब्रियो। लेकिन आफ्टर द 9th वीक क्या कहलाएगा? फीटल। और डिलीवरी होने तक का जो टाइम रहेगा तब तक ये क्या कहलाएगा? फीटस। तो यहाँ पर यदि एम्ब्रियो है जो फीटस बनता है तो ये कब बनेगा? तो ये बनेगा 9th वीक। नेक्स्ट वन इज द डॉपलर टेक्निक कैन आइडेंटिफाई फीटल हार्ट साउंड बाय। डॉपलर टेक्निक के थ्रू हम फीटल हार्ट साउंड कब है जो सुन सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं? 5 to 7 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, 10 to 12 वीक ऑफ जेस्टेशन, 18 to 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, 22 to 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। तो कब है जो हम डॉपलर टेक्निक के थ्रू फीटल हार्ट साउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? डॉपलर टेक्निक के थ्रू हम फीटल हार्ट साउंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं 10 से 12 वीक के जेस्टेशनल पीरियड में। ये आपको ये मशीन याद रखनी है जो आपको एग्जाम पर्पस से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये क्या है? डॉपलर अल्ट्रासाउंड है और डॉपलर टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? फीटल हार्ट साउंड 10 से 12 वीक में ही सुन सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सोनोग्राफिंग शोइंग ऑफ स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस का मतलब है कि यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, तो ये आपकी गायनेक से रिलेट करता ही है। यदि आपको इन ऑप्शन की जगह गटी अर्थराइटिस रहे तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे गायनेकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस किस में देखने को मिलेंगे? एब्रप्टू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर मोलार प्रेगनेंसी। तो किस केस में हमें स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलेंगे? तो मोलार प्रेगनेंसी में या फिर हाइडेटिव फॉर्म मोल प्रेगनेंसी में क्या होगा? स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलेंगे। और इनकेस आपको प्रेगनेंसी और गायनेक से रिलेट करते हुए ना ऑप्शन रहे, आपको गटी अर्थराइटिस रहे, तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द रिकवरी पीरियड फ्रॉम द इन्फेक्शन इज कॉल्ड। इन्फेक्शन का रिकवरी पीरियड क्या कहलाएगा? डिक्लाइन, इंक्यूबेशन, कन्वल्जेंस या फिर ससेप्टिबिलिटी। तो इन्फेक्शन का जो रिकवरी पीरियड है वो क्या कहलाएगा? कन्वल्जेंस। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आता है आपको। क्वेश्चन है द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज असिस्ड बाय। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के कितने फेलियर रेट हैं या फिर हम ये कह सकते हैं किस तरीके से काम करती है, कौन सी मेथड से असिस्ट करेंगे हम? सोशल इंडेक्स, फैमिली कोपिंग इंडेक्स, पर्ल इंडेक्स या फिर इंडिविजुअल कोपिंग इंडेक्स। तो किससे है जो हम असिस्ट करेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कितनी इफेक्टिव रही है? तो वो पर्ल इंडेक्स। ये रहा है यहाँ पर फॉर्मूला जो आप यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर एज पर 100 वुमेन ईयर्स ऑफ एक्सपोजर। तो यहाँ पर कितना फेलियर रेट रहा है, कितने % कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल रही है, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, तो उसको यहाँ पर किस मेथड के थ्रू है जो चेक किया जाएगा? तो वो है यहाँ पर पर्ल इंडेक्स। तो यहाँ पर पर्ल इंडेक्स का फॉर्मूला तो यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर पर 100 वुमेन, एक साल में कितनी 100 में से कितनी वुमेन का कॉन्ट्रासेप्टिव रेट है जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और जो भी मेथड अपनाई है वो फेल हुई हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी डिवाइडेड बाय टोटल मंथ ऑफ एक्सपोजर इनटू 100। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सप्लीमेंट्स शुड स्टार्ट बिफोर कंसेप्शन टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन द बेबी। तो बेबी में यदि हमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करना है तो कंसीव करने के पहले ही या फिर कंसीव करने के टाइम से ही क्या देना स्टार्ट कर देना चाहिए? आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर फॉलिक एसिड। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है।
न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अलग अलग टाइप के डेवलप होते हैं, लेकिन यहाँ पर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए क्या है जो हम कर सकते हैं, कंसेप्शन के टाइम से ही फॉलिक एसिड देकर हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हेल्थ एजुकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो हेल्थ एजुकेशन किस लेवल का प्रिवेंशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्रीमोर्डियल या फिर टर्सरी। तो हेल्थ एजुकेशन होगा, इम्यूनाइजेशन हो गया, वैक्सीन्स हो गई, ये सब किस लेवल के प्रिवेंशन में आएंगे, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। कोई भी डिसीज़ हुई ना हो लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी कोशिश हम करेंगे वो क्या है, प्राइमरी में। यदि डिसीज़ हो गई है और हम उसको ट्रीट करते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तो क्या है, सेकेंडरी में। अब डिसीज़ है लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है, तो क्या है, टर्सरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट वन इज एट बर्थ विच वैक्सीन आर गिवन। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ कौन सी वैक्सीन दी जाती है, बर्थ जो वैक्सीन दी जाती है वो होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड BCG वैक्सीन। क्या है, तीनों वैक्सीन एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है। विटामिन के दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये तीनों वैक्सीन याद रखना है। हेपेटाइटिस बी वायरस से प्रिवेंट करने के लिए, BCG ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए, OPV ओरल पोलियो से प्रिवेंट करने पोलियो से प्रिवेंट करने के लिए। हेपेटाइटिस दिया जाएगा इंट्रामस्कुलर, BCG इंट्राडर्मल और OPV है जो ओरल दिया जाएगा। और यहाँ पर यदि करंट शेड्यूल की बात करें हम, तो ये कब दी जाती हैं, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ BCG का जो एक ही डोज दिया जाता है। और BCG वैक्सीन की खासियत ये है कि 1 मंथ तक अलग डोज होगा और आफ्टर 1 मंथ से 1 ईयर तक डिफरेंट डोज रहेगा, लेकिन 1 ईयर के बाद BCG नहीं दे सकते हैं। OPV का 0 डोज होगा, हेपेटाइटिस बी का भी 0 डोज होगा। तो यदि यहाँ पर बात करते हैं तो अब 6 वीक में, तो 6 वीक में पेंटावेलेंट दिया जाएगा, 10 वीक में पेंटावेलेंट दिया जाएगा, 14 वीक में पेंटावेलेंट दिया जाएगा, साथ में OPV का 1st, 2nd, 3rd डोज दिया जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पर रोटा वायरस भी 6, 10 और 14 वीक्स में दिया जाएगा साथ में। फिर यहाँ पर 5 to 6 में क्या दिया जाएगा, बूस्टर डोज 2nd है जो दिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर परपीरियम वीक और ड्यूरेशन। तो परपीरियम वीक और ड्यूरेशन कितना होगा, 8 वीक, 7 वीक, 6 वीक या फिर 3 वीक्स। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो परपीरियम पीरियड का मतलब होगा आफ्टर प्लेसेंटल एक्सपल्सन से लेके 6 वीक तक का टाइम। क्या है, बेबी डिलीवर होने के बाद से लेके 6 वीक तक का जो टाइम है क्या कहलाएगा, परपीरियम पीरियड। और परपीरियम वीक कितना होता है, 6 वीक का, 6 हफ्तों का। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द फाइन डाउनी हेयर विच कवर्स बॉडी ऑफ द न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न बेबी की जो बॉडी कवर करके रखेंगे फाइन टिनी डाउनी हेयर्स, उनको हम क्या कहेंगे, मोटलिंग, मिलिया, लेन्यूगो या फिर वर्निक सिजोसा। तो क्या कहलाएंगे, जो बेबी की पूरी बॉडी को कवर करके रखेंगे छोटे छोटे हेयर, वो कहलाएंगे लेन्यूगो। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशन इज यूज्ड फॉर द स्टेप ऑफ न्यूनेटल रिससिटेशन। न्यूनेटल रिससिटेशन के लिए कौन से स्टेप है जो किए जाएंगे, CABT, TABC, ATCB या फिर BACT। तो कौन से स्टेप फॉलो किए जाएंगे न्यूनेटल रिससिटेशन के लिए। यदि न्यूनेटल रिससिटेशन में ओनली इनिशियल केयर की ज़रूरत होती है तो हम उसको कहेंगे ऑब्जर्वेशनरी केयर। लेकिन यदि न्यूनेटल रिससिटेशन में स्टेप पूछे जाते हैं तो क्या, TABC, फर्स्ट टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। क्या है, टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। नेक्स्ट वन इज इन ह्यूमन बॉडी आयरन इज एब्जॉर्ब्ड इन। तो ह्यूमन बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, द ड्यूडेनम, ईसोफेगस, इलियम या फिर नन ऑफ द अबव। तो ह्यूमन बॉडी में आयरन स्टोर होता है ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ड्यूडेनम, वहाँ पर आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर आयरन स्टोर। तो यहाँ पर आयरन का स्टोरेज ड्यूडेनम में हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में। लेकिन आप आयरन खा खूब रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी कितना एब्जॉर्ब करती है, वो कहाँ पर स्टोर होता है, तो और वो किस फॉर्म में स्टोर होगा। डायरेक्ट आप आयरन खाएंगे तो उसी फॉर्म में स्टोर नहीं होगा, आयरन का स्टोर है जो होगा। तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट करेंगे हम जिससे फाइंड आउट होगा, ऑप्शन में सीरम कैल्शियम, सीरम फेरिटिन, सीरम फॉस्फेट या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो आयरन स्टोर होगा, तो आयरन के स्टोर होने के लिए जो टेस्ट किया जाएगा तो वो क्या होगा, सीरम फेरिटिन टेस्ट। नेक्स्ट इज
केमिकल कंपोनेंट ऑफ माला डी आर। माला डी का केमिकल कंपोनेंट क्या है? तो माला एन और माला डी दोनों ही सेम है, जो क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। तो यहाँ पर माला डी और माला एन में एक डिफरेंस भी आता है, लेकिन यहाँ पर केमिकल कंपोनेंट पूछ रहे हैं। ऑप्शन में है प्रोजेस्ट्रॉन, डी नॉर्जेस्ट्रॉल, इथेनॉल एस्ट्रॉइडल, डी नॉर्जेस्ट्रॉल, प्रोजेस्ट्रॉन या फिर नन ऑफ दी अबव। तो ये क्वेश्चन सबकी टिप ऑफ टंग होना चाहिए। माला डी माला एन हर एक एग्जाम में आपको दो में से एक आ जाता है। तो माला डी और माला एन यदि आता है तो दोनों का सेम केमिकल कंपोनेंट है, डी नॉर्जेस्ट्रॉल, इथेनॉल एस्ट्रॉइडल। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू है जो प्रोवाइड करवाई जाती है लो डोज ओरल पिल्स हैं, जो माला डी और माला एन के नाम से अवेलेबल होती है मार्केट में। तो यहाँ पर यदि इनका लेवोनोजेस्ट्रॉल डोज पूछें तो 0.15 mg, कितना लेवोनोजेस्ट्रॉल डोज पूछें तो 0.15 mg, और इथेनॉल एस्ट्रॉइडल होता है 0.03 mg। अब यहाँ पर टोटल 28 पिल्स होती हैं, जिनमें से 21 OCP पिल्स होंगी और 7 हैं जो ब्राउन कोटेड जो भी पिल्स होंगी। 7 कौन सी पिल होंगी? यहाँ पर फेरस फ्यूमरेट की टैबलेट होंगी, जिसमें 60 mg फेरस फ्यूमरेट रहेगा पर टैबलेट। और यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि जो माला एन है ये क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है मार्केट में। माला डी का है जो 3 रुपये तक है जो चार्ज किया जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, एक बेसिक, बस यही इनमें एक डिफरेंस है कि माला एन फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी सभी PSC CSC अर्बन फैमिली हेल्थ सेंटर में, लेकिन जो माला डी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जो नहीं रहेंगी, ये 3 रुपये के पर पैकेट से भी मार्केट में अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट इज विच इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन रहेगा? ऑप्शन है यहाँ पर IgA, IgD, IgM या फिर IgG। तो यहाँ पर जो ब्रेस्ट मिल्क में इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होगा वो होगा IgA। जो भी म्यूकस होगा, टीयर्स होंगे, उन सब में IgA रहेगा, ब्रेस्ट मिल्क में IgA होगा। लेकिन प्लेसेंटा को जो क्रॉस करने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन है वो है IgG। ओनली एक यही इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक रेड नोट में लिख दिया है। नेक्स्ट वन इज कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन इंट्रायूट्राइन डेथ। यदि बेबी स्टिल बर्थ है, दैट मीन्स यूट्रस में ही डेथ हो गई है, तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है जो कैसा होगा? ऑप्शन में कलरलेस, गोल्डन, टोबैको जूसी या फिर सेफ्रॉन। तो यदि बेबी की क्या हुई है, इंट्रायूट्राइन डेथ हुई है, बेबी यूट्रस में ही डेथ हो गया है, तो यहाँ पर जो एमनियोटिक फ्लूइड जनरली कैसा होता है? कलरलेस, क्लियर कलर का होगा। कैसा? क्लियर कलर होगा। लेकिन बेबी की डेथ हुई है, इंट्रायूट्राइन डेथ हुई है बेबी की, स्टिल बर्थ है बेबी, तो कैसा होगा? टोबैको जूसी। अब यहाँ पर एबनॉर्मेलिटी है एमनियोटिक फ्लूइड की, जो आपको याद कर लेना है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सेफ्रॉन कलर, यदि नॉर्मल कलर पूछे एमनियोटिक फ्लूइड का तो क्लियर होगा। यदि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर नॉर्मल पूछें तो क्लियर होगा, लेकिन यदि डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज आती हैं तो यदि सेफ्रॉन कलर का होगा, दैट मीन्स क्या है? पोस्ट मैच्योरिटी, बेबी आफ्टर 42 वीक के बाद डिलीवर हुआ है। ग्रीन कलर का है, दैट मीन्स मेकोनियम स्टैंड प्रेजेंट है, बेबी का जो फर्स्ट पासिंग स्टूल है, बेबी ने अपना पहला मेकोनियम है जो बेबी का क्या है, फर्स्ट पासिंग स्टूल, तो उसके कुछ स्टैंड है प्रेजेंट रहेंगे, तो ग्रीन कलर का होगा। गोल्डन कलर है, दैट मीन्स आइसो इम्यूनाइजेशन, क्या है? RH आइसो इम्यूनाइजेशन की सिचुएशन बेबी में डेवलप हुई है। रेड कलर है तो एब्रप्शन, रेड कलर का मतलब यहाँ पर कुछ भी हेमरेज या ब्लीडिंग हुई है। ब्राउन है या फिर टोबैको जूसी है तो कैसा रहेगा वो? इंट्रायूट्राइन डेथ और स्टिल बर्थ बेबी है। नेक्स्ट वन इज अ कंडीशन इन विच एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज 5 सेंटीमीटर और लेस, दैट मीन्स, तो ऐसी कंडीशन जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, AFI इंडेक्स शॉर्ट फॉर्म में कहें तो क्या है? AFI इंडेक्स 5 सेंटीमीटर या फिर उससे भी कम है तो हम क्या कहेंगे? पॉलीहाइड्रोमनियोस, ओलिगोहाइड्रोमनियोस, हाइड्रोसेफेलस या फिर न्यूमोथोरिक्स। तो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड AFI इंडेक्स यदि 5 सेंटीमीटर और उससे भी कम है तो क्या है? ओलिगोहाइड्रोमनियोस। यहाँ पर दोनों प्रॉब्लम दी हुई है। तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर को एबनॉर्मलिटी पूछें तो आपको A याद रखना है, और यदि वॉल्यूम को लेके पूछें तो ओलिगोहाइड्रोमनियोस और पॉलीहाइड्रोमनियोस याद रखना है। तो यदि एमनियोटिक फ्लूइड की एबनॉर्मलिटी में यहाँ पर वॉल्यूम को बात हो रही है, एमनियोटिक फ्लूइड का कितना वॉल्यूम है वो बात हो रही है। यदि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल
लेस देन 5 जाता है, AFI इंडेक्स 5 से कम जाता है तो ओलिगोहाइड्रोमनियस है। यदि डीपेस्ट वर्टिकल पूल पूछें तो लेस देन 2 सेंटीमीटर। करेक्ट, आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। पॉलीहाइड्रोमनियस में एमनियोटिक फ्लूइड है 2000 ml से भी ज़्यादा हो जाएगा। कितना? 2000 ml से भी ज़्यादा हो जाएगा। डीपेस्ट वर्टिकल पूल भी 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा और जो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है मोर देन 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट इज हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन में प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है? HCG हार्मोन। क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो जनरली हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम में क्या होगा कि इनिशियल टाइम पर प्रेगनेंसी में, कब? इनिशियल टाइम प्रेगनेंसी में मेनली ये 4th मंथ तक रहेगा, देन आफ्टर अपने आप सबसाइड हो जाएगा। तो हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब होगा प्रेगनेंसी में होने वाली मॉर्निंग सिकनेस और वॉमिटिंग। तो इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? आपको एग्जाम में आता है कि कौन सा विटामिन दिया जाएगा हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम में ट्रीट करने के लिए, तो वो है विटामिन। प्रेगनेंसी में होने वाली जो वॉमिटिंग है, नोजिया है, उसको हम क्या कहेंगे? हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम। और किसके कारण होगी? तो होगी HCG हार्मोन के कारण, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के कारण। लेकिन इसको हम ट्रीट भी कर सकते हैं और ये जनरली 4th मंथ तक होगी, देन आफ्टर 1st ट्राइमेस्टर के बाद है सबसाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर नोजिया वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए कौन सा विटामिन अपनाया जाता है? विटामिन B6 और पायरिडॉक्सिन। डॉक्टर भी यही है जो प्रिस्क्राइब करते हैं, पायरिडॉक्सिन और विटामिन B6। इनिशियल प्रेगनेंसी में यदि आपको हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम या फिर वॉमिटिंग नोजिया हो रहा है तो। नेक्स्ट थिंग, हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम को यदि ज़्यादा आपको नहीं होता है तब डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स लीजिए, ज़्यादा इकट्ठा मत खा लीजिए, थोड़ा थोड़ा खाइए, स्नैक्स लीजिए, बिस्किट लीजिए, जिससे आप हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा की 2 लेयर होती हैं, तो यहाँ पर कहा है इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? कोरियन, एमनियन, एओक्सैक या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जो इनर मोस्ट पूछी है तो वो क्या है? एमनियन। 2 सरफेस हमने पहले बताई आपको, फीटल और मैटरनल, तो वहाँ पर वो चीज़ें भी एक्सप्लेन की। अब 2 यहाँ पर लेयर की बात हो रही है, तो इनर मोस्ट पूछी है तो एमनियन, आउटर मोस्ट क्या है? कोरियन। तो यहाँ पर फीटल सरफेस उस टाइम पर आपको इमेज के थ्रू हम नहीं बता पाए थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फीटल सरफेस शाइनी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर कोटिलेडॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन जो मैटरनल सरफेस है रही, जो रफ सरफेस है, यहाँ पर कोटिलेडॉन्स होंगे 15 से 20, जिसके कारण जो एलिवेट रहेगा और यहाँ पर रफ टाइप से दिखाई देगी। लेकिन जो फीटल सरफेस रहेगा वो कैसा होगा? देखिए शाइनी रहेगा, स्मूथ होगा, जो कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन से कवर रहेगा। तो यहाँ पर एमनियन क्या है? इनर मोस्ट लेयर है प्लेसेंटा की, और आउटर मोस्ट पूछें तो कोरियन। यहाँ पर ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं प्लेसेंटा को लेके। नॉर्मल वेट होता है प्लेसेंटा का टर्म प्रेगनेंसी आफ्टर 37 वीक की कंप्लीटेड प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा का वेट होगा 500 ग्राम। यदि 500 ग्राम भी आपको ऑप्शन में 1/6 ऑफ द बेबी वेट है तो आप प्लीज़ 1/6 ऑफ द बेबी वेट को मार्क कीजिए, क्योंकि ये करेक्ट आंसर माना जाएगा आपका। नॉर्मल वेट यदि टर्म प्रेगनेंसी में पूछें तो 500 ग्राम और बेबी के 1/6 ऑफ द बेबी वेट के। अम्बलाइकल कॉर्ड रहेंगी तो टोटल 3 वेसल्स होंगी, 2 आर्टरी 1 वेन। जो कॉर्ड की लेंथ होगी अम्बलाइकल कॉर्ड की वो कितनी होगी? 50 to 60 सेंटीमीटर। नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी में 50 to 60 सेंटीमीटर, एवरेज कहें तो 55 सेंटीमीटर। एग्जाम में यदि आपको आता है तो आप 55 सेंटीमीटर पर मार्क कीजिए। यदि यहाँ पर लेंथ इस तरीके से दी हो कि 50 से 60 तो आप इसको मार्क कीजिए, लेकिन यदि ऑप्शन में 50 से 60 नहीं है, 55 सेंटीमीटर तो आप उसको मार्क कीजिए। अम्बलाइकल कॉर्ड में 3 वेसल्स होती हैं, एग्जाम में आता है 2 आर्टरी 1 वेन। आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेगी, जबकि वेन किसकी सप्लाई करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। नेक्स्ट वन इज द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन फीमेल टेक्स प्लेस इन द। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कहाँ पर होगा? वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस या फिर ओविडक्ट में। तो यहाँ पर ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ पर होगा? ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब में। इम्प्लांटेशन कहाँ पर होगा? यूट्रस में। लेकिन जब यदि यही फर्टिलाइजेशन है जो ओवम का फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हुआ? ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब में हो गया,
लेकिन जब फर्टिलाइजेशन के बाद यहीं पर यदि इम्प्लांटेशन भी हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में ही, तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लेकिन जनरली ये इम्प्लांटेशन कहाँ पर होना चाहिए, यूट्रस में। नेक्स्ट वन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेक सर्वाइकल स्मीयर। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए जो स्मीयर कल्चर कलेक्ट किया जाएगा, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो सर्वाइकल स्मीयर के लिए यूज़ करेंगे हम, वेंटोस, वैक्यूम, फोर्सेप्स या फिर अरेस स्पैटुला। तो मैंने इमेज बेस्ड क्वेश्चन में भी आपको बताया है, तो ये है यहाँ पर अरेस स्पैटुला। नेक्स्ट वन इज ब्लड एंड डेब्रिस डिस्चार्ज फ्रॉम द यूट्रस आफ्टर डिलीवरी इज टर्म्ड। तो ब्लड डेब्रिस डिस्चार्ज होगा यूट्रस से आफ्टर द डिलीवरी, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, पायूरिया, एब्सेस, कोलाज्मा या फिर लोचिया। तो ब्लड और जो डेब्रिस डिस्चार्ज होगा डिलीवरी के बाद, हम उसको क्या कहेंगे, लोचिया। क्या कहेंगे, लोचिया। पायूरिया का मतलब है यूरिया में पस का आना। अब यहाँ पर कोलाज्मा का मतलब होगा प्रेगनेंसी फेस मास्क। प्रेगनेंसी में फोरहेड, चीक्स, नोज और चिन के यहाँ पर जो हार्मोनल चेंजेस के कारण फेस मास्क टाइप से आपको एक तरीके से हम ये कह सकते हैं धब्बे धब्बे से दिखाई देंगे, तो हम उसको क्या कहते हैं, कोलाज्मा और प्रेगनेंसी फेस मास्क। अब यहाँ पर लोचिया 3 टाइप का होगा, रूब्रा जो कि इनिशियल 3 to 4 डेज रहेगा, डार्क रेड कलर का होगा, सेरोसा जो कि पिंकिश ब्राउन कलर का होगा, एल्वा जो कि वाइटिश येलो कलर का होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर MTP एक्ट केम इन फोर्स। तो MTP एक्ट कब आया था, 1981 में, 1972 में, 1971 में या फिर 1970 में। तो MTP एक्ट आया था 1971 में। MTP एक्ट में कुछ चेंजेस हुए हैं अभी रिसेंट में, तो मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें पूरा टेबल के थ्रू समझा दूंगी। नेक्स्ट वन इज ओरल मेडिकेशन ऑफ चॉइस टू प्रिवेंट फर्दर थ्रोम्बस फॉर्मेशन इज। तो बार बार थ्रोम्बस और क्लॉट फॉर्मेशन के लिए हम ओरल कौन सी मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस, वारफ्रिन, हेपेरिन या फिर विटामिन के। तो मैंने आपको जो फार्मेकोलॉजी की एक क्लास ली थी अभी रिसेंट में, आई थिंक 1 और 2 डेज पहले ही, तो उसमें बताया था। तो ओरली जो ली जाने वाली ऐसी मेडिकेशन जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेगी वो क्या है, वारफ्रिन। हेपेरिन है जो नहीं ली जाएगी, विटामिन के इंट्रामस्कुलर दिया जाएगा। तो वारफ्रिन ही एक ऐसी मेडिसिन है इसको हम ओरली ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है हाउ मेनी डिसीज आर कवर्ड इन NVBDCP। तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम में कितनी डिसीज कवर की जाती हैं, 8, 9, 6, 7। ऑप्शन है 8, 9, 6, 7। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा विथ NVBDCP प्रोग्राम के, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम प्रोग्राम रिसेंट के और जो स्कीम है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। जिनका भी अपकमिंग एग्जाम है वो लोग प्लीज़ ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लें। मेडिकल है नर्सेस सबके नाम से अवेलेबल है प्ले स्टोर में। और जिनके GMC के पेपर हैं तो वो लोग भी डायरेक्ट पेपर्स परचेस कर सकते हैं। आपको पुराने पेपर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। NHM के, GMC के बहुत ही मिनिमल प्राइस में रखे गए हैं। और जो लोग परचेस नहीं कर पाते हैं, सभी पेपर हैं जो वीडियो फॉर्मेट में इसी चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप उनको एक बार चेक करके ज़रूर एग्ज़ाम देने जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।